हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया नीट टेस्ट और इसका ये 7th टेस्ट था आज। और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है माय मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नोबल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। तो सबको पता है होगा कि ट्रैकिया जो होता है ये बाइफर्केट होता है ब्रोंकस में, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, ये प्राइमरी ब्रोंकस, इसके बाद फिर ये सेकेंडरी ब्रांचिंग, फिर टर्शरी और इसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंका, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और इसके बाद फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल और इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल और इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल विल लीड इनटू, टर्मिनल ब्रोंक्यूल किस में खुलता है करके, तो ये वेरी थिन वॉल्ड और ये इरेगुलर वॉल्ड है, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही दिया हुआ है कि ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का और एल्वियोलाई जिससे मिल करके लंग्स बनेगा। इन ह्यूमंस द टू लंग्स आर कवर्ड बाई ए सिंगल लेयर्ड प्लूरा। यहाँ पर प्लूरा जो है सिंगल लेयर्ड नहीं, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ये डबल लेयर्ड है। दो लेयर कौन सी हैं, एक होता है पैराइटल प्लूरा जो चेस्ट वॉल से चिपकी होती है और दूसरी है विसरल प्लूरा जो लंग्स से चिपकी हुई होगी। विसरा माने ऑर्गन, तो विसरल प्लूरा, और इनके बीच में प्लूरल स्पेस होगी और जिसमें भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। और इसका काम क्या होगा, ये प्रोडक्शन का काम करेगा, फ्रिक्शन वगैरह काम करेगा। प्लूरल फ्लूइड मिनिमम क्वांटिटी में होता है प्लूरल फ्लूइड। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सिंगल लेयर्ड प्लूरा की वजह से गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो आंसर हुआ 101 का सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ रॉन्ग रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो RBCs ये 97% लिखा हुआ है यहाँ पर, 97% ऑक्सीजन ये RBCs के साथ यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ये 97%, 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा में, ये भी सही दिया हुआ है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और ये कहाँ पर प्लाज्मा के थ्रू जाता है। ये 3% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा, ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। डिजॉल्व्ड स्टेट में 7% है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये डिजॉल्व्ड स्टेट में ज़्यादा जाएगा, 7% जाएगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन से कंपेयर किया जाएगा। और 20 से 25%, 20 to 25% CO2 जो है ये किस फॉर्म में जाती है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन में जो अमाइनो ग्रुप है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी कार्बामीनो। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है तो यहाँ पर बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दोनों मिलते जुलते से टर्म्स हैं, ध्यान रखना। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा अमाइनो ग्रुप से, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 4th अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट 103 विच इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट आपको बताना है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैव नो रोल इन इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन के लिए दो मसल्स मेन है, एक है डायफ्राम और दूसरा होगा जो यहाँ पर वो होगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इनका मेन रोल है।
डायफ्राम का प्राइमरी रोल होगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैव नो रोल, ये गलत दे दिया है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, एकदम सही है। पल्मोनरी फंक्शन कैन बी असेस्ड बाय स्पायरोमेट्री, ये भी ठीक है। स्पायरोमेट्री का यूज़ किया जाता है पल्मोनरी फंक्शंस को असेस करने में। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ये सब कैलकुलेट किए जाते हैं। टाइडल वॉल्यूम इज 600 ml, तो यहाँ पर 600 ml नहीं, यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 500 ml। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, इनकरेक्ट पूछा गया है, ए एंड डी इज़ इनकरेक्ट। फोर्थ, स्पायरोमेट्री से अगर पूछा जाए कौन सा वॉल्यूम एसेस नहीं किया जा सकता है तो वो है रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स में ही ट्रैप रहता है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी डायरेक्टली असेस्ड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 अगर देखें यहाँ पर, तो विच स्टेटमेंट इज़ और ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली डिफ्यूजेज ईजिली बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए डिजॉल्व्ड स्टेट में ये ज़्यादा जाता है, 7% जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 18 to 19% कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा, तो 18 से 19% नहीं है। यहाँ पर प्लाज्मा के थ्रू जो होगा वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, प्लस किस फॉर्म में, ये डिजॉल्व्ड स्टेट के फॉर्म में। तो इन दोनों का अगर परसेंटेज जोड़ा जाए तो 7% डिजॉल्व्ड स्टेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70%, तो टोटल प्लाज्मा के थ्रू जो जाएगा वो जाएगा 77%। आरबीसी के थ्रू जो जाता है वो जाता है 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो यहाँ पर बी जो होगा ये इनकरेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, पासेज इनटू आरबीसीज एंड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में H2O से रिएक्ट करेगा, H2CO3 बनेगा, तो ये सही है। और जब ये CO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है H2CO3 बनता है, उसके बाद ये डिसोशिएट होगा और ये डिसोशिएट होकर के H+ HCO3- बनाता है, और ये बाइकार्बोनेट जो होगा ये आरबीसी से बाहर चला जाता है, और क्लोराइड जो होगा वो प्लाज्मा से अंदर आता है, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। क्लोराइड आयंस डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसीज टू मेंटेन आयनिक बैलेंस, तो ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। क्लोराइड आयन जो है बाइकार्बोनेट को रिप्लेस करता है। ये पूरी रिएक्शन कहाँ हो रही होगी, ये आरबीसी के अंदर हो रही होगी। ये बाइकार्बोनेट बनेगा, ये आरबीसी के अंदर, तो प्लाज्मा से क्लोराइड अंदर आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए सही है, सी सही है और डी सही है, बी यहाँ पर इनकरेक्ट है। 104 करेक्ट आंसर इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये किसके बीच में होता है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इसके रेस्पेक्ट में। और ये शेप कैसा होगा, ये सिग्मॉइड होता है। अगर ये एफिनिटी इसकी बढ़ती है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी बढ़ेगी, तो ये किधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट की तरफ। और अगर इसका डिसोसिएशन बढ़े या एफिनिटी कम हो तो ये किधर की तरफ शिफ्ट होगा, दिस विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। और यहाँ पर पूछा जाता है कि राइट की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है तो कंडीशंस कौन सी होंगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो H- ज़्यादा बनेगा, H2CO3 जब डिसोशिएट होता है H+ HCO3-, तो H- ज़्यादा होगा, pH यहाँ पर कम होगा। ये सारी कंडीशंस जो होंगी ये रिस्पॉन्सिबल होंगी टुवर्ड्स राइट शिफ्ट। तो ये किस में होगा, ये सिग्मॉइड कर्व, कर्व का शेप कैसा है यहाँ पर, सिग्मॉइड। 105 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो हीमोग्लोबिन में सबको पता है कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और यहाँ पे 4 हीम ग्रुप हुए, 4 फेरस और 1 फेरस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा। तो एक हीमोग्लोबिन का पूछा गया है, कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स,
तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर 4। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर इन नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना रह जाएगा? ये टाइडल वॉल्यूम है जो हम लोग नॉर्मली ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं, और अगर फोर्सबली एक्सपायर किया जाए उसके बाद जो बचेगा इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो बचा रह गया उसको बोला जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो बचा रहेगा इसमें ERV और ऐड हो जाएगा, ये इतना बचा रहेगा नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, और इसी को बोला जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC। और FRC इज़ इक्वल टू, अगर पूछा जाए तो FRC इज़ इक्वल टू RV प्लस ERV। तो 107 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। नॉर्मल इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, रिलैक्सेशन इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, रिलैक्सेशन नहीं ये कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इसका एक्सपायरेशन में रोल है लेकिन फोर्स्ड एक्सपायरेशन में। नॉर्मल एक्सपायरेशन जो होगा वो पैसिव प्रोसेस, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये रिलैक्स हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। और डायफ्राम किसका करेक्टरिस्टिक है? ये मैमल्स का करेक्टरिस्टिक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर्स हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोलाई। कितना 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए? यहाँ पर सिर्फ 4 ml, 4 ml ऑफ विल बी डिलीवर्ड। और ऑक्सीजन अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करेगा टिश्यूज़ को, तो वो होगा 5 ml, और एक्सरसाइज के बाद 15 ml। तो 109 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। तो ये कौन से रिसेप्टर्स हुए? ये हुए पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करेंगे, peripheral chemoreceptors can recognize changes in which chemical concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial action। rhythm center कहाँ पर है? ये मेडुला में, फॉर रेमेडियल एक्शंस। तो यहाँ पर कौन से केमिकल्स होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, HIN कॉन्सेंट्रेशन ओनली, बोथ 1 and 2, ऑक्सीजन CO2 एंड HIN कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो केमिकल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड HIN कॉन्सेंट्रेशन के लिए को डिटेक्ट करते हैं, इनको रिस्पॉन्ड करेंगे, और इसके बाद ये नेसेसरी सिग्नल्स भेजेंगे रिदम सेंटर को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और ये रिदम सेंटर कहाँ पर है? ये मेडुला में, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और इसके ऊपर होगा पॉन्स पे होगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ बोथ 1 and 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच? एनिमल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एनिमल अर्थवर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू, ठीक है। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनेलिडा में एब्सेंट है, स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है मॉइस्ट कंडीशन में। बर्ड्स में लंग्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर इसको असिस्ट करने के लिए एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं। इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब्स, सही है। अर्थवर्म यहाँ पर गिल्स दिया हुआ, तो गिल्स यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, गिल्स नहीं है, ये इनकरेक्ट मैच हो गया। 111 का करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 112। रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन शैल इंक्रीज व्हेन? तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ पर रेट और डेप्थ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगी
तब रेट भी बढ़ेगा और डेप्थ भी बढ़ेगी। रेट और डेप्थ बढ़ने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी वॉश्ड आउट, जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है वो वॉश आउट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर 112 का यहाँ पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग कंडीशंस इन एस्थमा एंड एम्फाइसीमा रिस्पेक्टिवली। अस्थमा क्या है, ये एलर्जिक कंडीशन है। एम्फाइसीमा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एल्वुलर वॉल्स का डैमेज होता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज होगी। तो अस्थमा में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही दिया हुआ है। ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन होता है, इसी वजह से वीजिंग साउंड होती है। वीजिंग क्या है, विस्लिंग साउंड, सीटी जैसी जो आवाज़ बजती है उसी को वीजिंग साउंड बोलेंगे, विस्लिंग साउंड। और ये किस में, ये अस्थमा में होगा। और यहाँ पर एम्फाइसीमा में रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, एल्वियोलर वॉल्स डैमेज होंगी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। और एम्फाइसीमा में मेनली किस वजह से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, तो लोअर टेम्परेचर, लोअर PCO2, हायर PO2, तो इन सब कंडीशंस में ये अभी जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कब देखा था, नॉर्मल कंडीशंस में ये है। अगर बॉडी टेम्परेचर कम हो तो यहाँ पर या PCO2 कम है, हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बढ़ेगी, मतलब ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर ये सारी कंडीशंस जो हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होंगी। तो 1, 2 एंड 3 ये सारे ही सही हैं। 114 इज़ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 115। यहाँ पर क्या पूछा गया, करेक्ट मैच पूछा गया। मैलिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ATP सिंथेज एंड एथेनॉल। एथेनॉल किस में, फर्मेंटेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ATP सिंथेज, ATP सिंथेज FOF1 ये ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये किस में, ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लाइकोलिसिस में, क्लीवेज से जब बनता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से फिर यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में फिर ATP का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये कहाँ बना, ग्लाइकोलिसिस में। फिर मैलिक एसिड, मैलिक एसिड ये कहाँ पर, मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में चेंज होता है, NAD2OH का फॉर्मेशन होगा, ये क्रेब्स साइकिल में। तो 115 का करेक्ट आंसर हुआ A इज़ थर्ड, B इज़ फर्स्ट, C इज़ सेकेंड एंड D इज़ फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, LT इज़ इक्वल टू L0 प्लस RT। यहाँ पर भी करेक्ट मैच पूछा गया है। तो ये अरिथमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन है और यहाँ पर ग्राफ का कर्व कैसा होता है, ये लीनियर कर्व होगा। W1 इज़ इक्वल टू W0 e रेज टू पावर RT, ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। और यहाँ पर कर्व कैसा होगा, तो ये सिग्मॉइड शेप होगा और इसमें फेजेस होंगे लैग, लॉग और एक्सपोनेंशियल। ये लॉग फेज या इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। और इसके बाद ये वाला था, A वाला था लॉग, ये लैग फेज, B वाला लॉग फेज, और C जो होगा ये स्टेशनरी फेज। तो ये हो गया लैग फेज, ये लॉग फेज, और ये C हो जाएगा स्टेशनरी फेज। तो ये ग्राफ किस में आएगा, ये सिग्मॉइड शेप, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। ग्रोथ इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ये कैसा होगा, ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया। डॉर्सी वेंट्रल लीफ में जब ग्रोथ होगी तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। कैलस, कैलस क्या है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो 116 का करेक्ट आंसर हुआ A इज़ फर्स्ट, B इज़ फोर्थ,
तो ये एक ही ऑप्शन है जहाँ पर ए का पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर 116 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। PCO2 ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज़ 95 mm ऑफ Hg। तो PCO2 यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कितना है, 95 नहीं, ये 45 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 mm ऑफ Hg। PCO2 ऑफ एल्वियोलर एयर, ये सही दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलर एयर का है 104 mm ऑफ Hg और PCO2 का है 40 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एल्वियोलर एयर सही दिया हुआ है 104 और PCO2 एल्वियोलर एयर में 40 ऊपर दिया है। PCO2 ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज़ 45 mm ऑफ Hg, ये अभी हम लोगों ने नोट किया। तो ए सिर्फ यहाँ पर इनकरेक्ट है, बी, सी एंड डी ये करेक्ट है। तो 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट इन इंडस्ट्री रिजल्ट्स इन। तो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ऑक्यूपेशन से जो रिलेटेड हैं, जो हमारे काम से रिलेटेड है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। यहाँ पर एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस, इसमें होता क्या है, इसमें डस्ट की वजह से लंग का इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोसिस होगी। फाइब्रोसिस में क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, स्कारिंग हो जाएगी जिसकी वजह से लंग्स के फंक्शनिंग में दिक्कत होगी, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, लंग डैमेज। तो ये सारे ही फीचर किसके हैं, ये लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट इन इंडस्ट्री। तो 118 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट 119, ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, और ये T5 पर आकर के ये बाइफरकेट हो जाती है प्राइमरी ब्रोंकस में, इसके बाद फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो ट्रैकिया में क्या है, सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस में भी होंगे ये। कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ विच वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो यहाँ पर ये सर्वाइकल रीजन में जो होंगे C7, और ये किस लेवल पर डिवाइड होती है, ये डिवाइड होती है T5 पर। थोरेसिक वर्टिब्रा हो गया 5, तो अगर सिर्फ वर्टिब्री काउंट किए जाएँ तो 7 ये हो गए और 5 ये हो गए, मतलब 12th वर्टिब्री। अगर वर्टिब्री सिर्फ देखे जाएँ तो वर्टिब्री 12th सही दिया हुआ है, और 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा कौन सा है, 5वां। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट है, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। 119 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 120, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। इंक्रीजिंग वॉल्यूम यहाँ पर आपको इस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो टाइडल वॉल्यूम जो हम लोग नॉर्मली ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं, ये कितना होता है, ये 500 ml पर ब्रेथ। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम, तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हुआ, जो फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी, एक्सेल करने के बाद भी जो एयर बची रह जाती है, इसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ये है 1100 से 1200 ml, 1100 to 1200 ml। इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम लोग फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं, तो ये कितना है, ये 1000 से 1100 ml। और इसके बाद वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या हुई, वाइटल कैपेसिटी में फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद जितना हम लोग मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं, तो इसमें आएगा वाइटल कैपेसिटी में अगर नोट किया जाए तो वाइटल कैपेसिटी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इसमें फोर्सफुली जो इनहेल और ऊपर कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के अबव इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये 3। तो वाइटल कैपेसिटी, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ पर 1000 से 1100 है, ये 500, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होगा 2500 से 3000, तो 3.5 और 1100 मतलब 4600 ml के आसपास। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं जो आपको अरेंज करनी है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम,
इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इसके बाद फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये AC, फिर इसके बाद यहाँ पर B और लास्ट में आएगा D। तो ACBD थर्ड होना चाहिए यहाँ पर आंसर। 120 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ये क्या है? ये रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए दूसरा टर्म। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ये स्किन के थ्रू। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग ये तीनों ही दी हुई हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। 121st इज थर्ड। Now we move to another question, question number 122. Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because of. तो forceful expiration के बाद भी एयर बची रहती है, और ये कौन सी है? ये रेसिडुअल वॉल्यूम, और इसी की वजह से ये कोलैप्स नहीं होता है। तो 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। Now we move to another question, question number 123. Given below are two statements. In humans, the conducting part transports the atmospheric air to the alveoli, clears it from the foreign particles. तो conducting part कहाँ से कहाँ तक होता है? तो एक्सटर्नल लेयर्स से लेकर के, जो एक्सटर्नल नोज ओपनिंग्स हैं, एक्सटर्नल लेयर्स यहाँ से लेकर के कहाँ तक? ये टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। इस पार्ट को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है? तो ये क्लियर करती है फॉरेन पार्टिकल से, प्लस ये ह्यूमिडिफाई करती है एयर को, और ये बॉडी टेम्परेचर पर भी लेकर के आती है, बॉडी टेम्परेचर। तो ये इसके कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। इन ह्यूमंस एक्सचेंज पार्ट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। जो एक्सचेंज पार्ट है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ये भी सही दिया हुआ है। तो इसमें एक्सचेंज पार्ट क्या होता है? एक्सचेंज पार्ट ये एल्वियोलाई प्लस इनकी जो डक्ट्स वगैरह हैं, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, तो ये सब मिल कर के एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 123rd इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124. Given below are two statements. In humans, solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion. तो gases का जो rate of diffusion है ये solubility पे depend करता है, सही है। thickness of the membrane, जिस membrane के through वो diffuse हो रही है उसकी thickness पर भी depend करता है, और concentration gradient या pressure gradient इस पर भी depend करता है। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड एज, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो स्मॉल PO2, और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए तो स्मॉल CO2। तो ये भी एकदम सही दिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर के लिए। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। 124 इज फोर्थ। Now we move to another question, question number 125. Given below are two statements. दो statement यहाँ पर दिए हुए हैं। Larynx is a muscular box which helps in sound production and hence called the sound box. तो ये muscular box नहीं, ये cartilaginous box है, cartilage का बना हुआ है larynx। vocal cords present होंगे, true vocal cord, false vocal cords, जिनसे sound produce होती है, इसीलिए इसे sound box बोलते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, मस्कुलर बॉक्स दिया है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो ये सही है। जब एयर को अंदर आना होता है तब यहाँ पर लंग्स का जो वॉल्यूम होगा ये क्या होगा? ये इंक्रीज़ करता है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस में डायफ्राम की वजह से, और डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से। तो ये दोनों ही इंस्पायरेशन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जब ये डॉर्सो वेंट्रल ये एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस में जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज़ कर गया। वॉल्यूम इंक्रीज़ किया
तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। वो इफ़ वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेज, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर निगेटिव प्रेशर और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉजिटिव, तो एयर विल बी सक्ड इन। तो यहाँ पर किस वजह से, निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग इसी को बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो ये सही है। और जब अब बाहर निकालना होगा तो ये फिर से डोम शेप्ड हो जाएगा, ये एक्सेस में जो डायमीटर था वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पर कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, तो एयर अब यहाँ से जब बढ़ जाएगा, बाहर कम होगा, तो एयर जो कि बाहर की तरफ मूव करेगी। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 3rd। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 126, इफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैज़ 20,000 कैलोरीज एनर्जी, हाउ मच एनर्जी विल रिमेन अनयूटिलाइज्ड इफ लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन फ्रॉम ग्लूकोज टेक्स प्लेस। तो फर्मेंटेशन में लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, और उसमें से भी कुछ ही जो होती है वो ट्रैप होती है। तो अगर 7% देखा जाए इसका, तो ये कितना हुआ, ये आएगा 1400। ये क्या है, ये रिलीज एनर्जी। तो मतलब बाकी की जो होगी वो कैसी रह जाएगी, वो अनयूटिलाइज्ड। तो 20,000 माइनस 1400, तो ये कितना आएगा, 18,600 अप्रॉक्सीमेटली। अगर बात की जाए तो लगभग 18,600 कैलोरीज जो होंगी वो अनयूटिलाइज रह जाएगी। 126 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। स्टार्टिंग फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज से शुरुआत करके अप टू द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, विच एंजाइम आर इन्वॉल्व। तो सुक्रोज पहले किस में, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होगा। सुक्रोज क्या है, ये डाइसैक्राइड है, मोनोसैक्राइड्स में चेंज होगा। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है इन्वर्टेज। और इसके बाद फिर बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो यहाँ पर ATP खर्च होती है, ATP खर्च होगी, ADP में ये चेंज होगा। और एंजाइम होगा यहाँ पर हेक्सोकाइनेज। तो दो एंजाइम्स हुए A और B। लाइगेज का यूज़ होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इस्टेब्लिश करने में, रेप्लिकेशन वगैरह में। तो A और B यहाँ पर करेक्ट है। इन्वॉल्व पूछा गया तो आंसर होगा फर्स्ट। 127 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन ऑफ 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन फर्मेंटेशन, the net gain of ATP per glucose molecule degraded is। तो during the degradation of 6 glucose molecules fermentation, the net gain of ATP per glucose molecule पूछा गया यहाँ पर। तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो नेट गेन कितना होता है, 2 ATP का ही। 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे टोटल दिया है, लेकिन यहाँ पर ATP का गेन टोटल नहीं पूछा है, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूछा है। तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना, 2 ATP। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 128 का थर्ड। अगर टोटल पूछा जाता तब होता 12, तो 128 इज थर्ड। नेक्स्ट 129। टोटल नंबर ऑफ साइटोक्रोम्स इन्वॉल्व इन ETS ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम्स। तो साइटोक्रोम BC1 और साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम AA3, तो कितने हो गए साइटोक्रोम्स, 2 3 4 5। तो टोटल साइटोक्रोम्स कितने हैं, 5 इन्वॉल्व होते हैं। साइटोक्रोम BC1 क्या है, ये कॉम्प्लेक्स 3। साइटोक्रोम C ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो 3 और 4 को कनेक्ट करता है।
कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम AA3, इसी को बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, ये कॉम्प्लेक्स 3, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 129 का हो गया, फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? तो यहाँ पर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होगा, और एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ साइट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। वाटर का भी एडिशन होगा। तो यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक कौन सा हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इस प्रोसेस में इस रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। और यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा प्लस हाइड्रोजन रिमूव की जाएगी, और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, NAD2H बनेगा। NAD प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। 130 का हुआ यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट 131, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट, सारे प्रोसेसेस जो हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग है एक्सेप्ट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, नाम में ही है डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल है। एंड क्रेब्स साइकिल में दो जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, एक अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से पहले और एक अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड के बाद। और अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से क्या बनता है, सक्सेनिल कोएंजाइम ए, यहाँ पर एक निकलेगा, और एक अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड जब बनता है तब एक यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ये अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड कितना होता है, 5 कार्बन का। फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड टू सक्सेनिक एसिड, तो सक्सेनिल कोएंजाइम ए और इसके बाद फिर सक्सेनिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है, सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं होगा। तो 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 132, प्रोटीन एंटर्स द क्रेब्स साइकिल एज। तो प्रोटीन पहले किस में चेंज होगी, अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड का क्या होगा, डीअमाइनेशन, और डीअमाइनेशन के बाद ये फिर आएगा रेस्पिरेटरी पाथवे में। तो अमाइनो एसिड आफ्टर डीअमाइनेशन सही दिया हुआ है। पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू एंटर करता है, तो ये सही है। ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। 132 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, व्हेन फैट्स आर ब्रोकन डाउन व्हाट विल बी फॉर्म। तो फैट जो बना होगा ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। फैटी एसिड्स यहाँ पर 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या है, CH2OH, CHOH और CH2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और यहाँ पर जब ये फैटी एसिड R1COOH, तो H2O का रिमूवल होगा। इसी तरीके से दूसरा फैटी एसिड, फिर तीसरा फैटी एसिड। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गिवन इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में करेक्ट सक्सिनेट, मैलेट, फ्यूमरेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फ्यूमरेट, सक्सिनेट। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, ये 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से सक्सेनिल कोएंजाइम ए, और सक्सेनिल कोएंजाइम ए से सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड से फिर फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से फिर बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो सीक्वेंस क्या हुआ, ये वाला सक्सेनिक एसिड, फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
तो 134 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 135, द प्लांट्स हैव विच स्ट्रक्चर फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज होगा प्लांट्स में भी, और ये किसके थ्रू, स्ट्रोमेटा एंड हाइडेथोड्स। हाइडेथोड्स जो होते हैं ये ओपनिंग्स हैं, और ये वाटर लॉस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होगा यहाँ से। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए नहीं, गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यूटिकल एंड लेंटिसल्स, लेंटिसल्स के थ्रू होगा बट क्यूटिकल के थ्रू नहीं। क्यूटिकल एंड हाइडेथोड्स, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स, स्टोमेटा के थ्रू और लेंटिसल्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 135। So I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Alice sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो बच्चों, अब मैं आगे का डिस्कशन आपको करा रहा हूं, और जो कि है 136 से। अभी तक आप लोगों ने 135 तक सेलेन सर से देख लिया। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब कहां से शुरू होने वाला, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, शुगर। तो ये ग्रीक वर्ड कैसे आया है, ग्लाइकोज। ये क्या होगा, ग्लाइकोज। तो आपके पास ये ग्लूकोज नहीं, ये ग्लाइकॉन नहीं, ये ग्लाइकोजन नहीं, ये ग्लाइकोज से आया है। ठीक है, आप ग्लूकोज मत लगा देना, ये किससे आया है, ग्लाइकोज से। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड अपॉन। आपको पता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है, CO2 अपॉन O2। CO2 इवॉल्व्ड एंड O2 कंज्यूम्ड। तो आपको बताना है कि भाई इसका मतलब क्या है। लिखा हुआ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज इन टेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन। नहीं, RQ वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती। फिर किस बात पर डिपेंड करती है, रेस्पिरेटरी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, इस पर भी नहीं करती। लिखा हुआ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यस, इस पर करती है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर नहीं। तो आप देखिए यहां पर आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, तो उस बेहाफ पर आपके पास RQ वैल्यू बदलती है। RQ वैल्यू 1 होती है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। RQ वैल्यू आपके पास 0.7 किसके लिए होती है, लिपिड के लिए। आपसे पूछा जाए RQ वैल्यू आपकी 0.9 किसके लिए होती है, प्रोटीन के लिए। और अगर मैं RQ वैल्यू की बात करूं तो RQ वैल्यू मोर देन 1 किसके लिए होती है, वो होती है ऑर्गेनिक एसिड के लिए, ऑर्गेनिक एसिड के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ले रहे हैं। आगे चलिए अगला लिखा हुआ इन द सेल, in a cell in aerobic respiration what is the correct sequence of the different process। तो आपके पास पहले क्या होगा, तो प्रोसेस में पहले तो ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है। फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब लिंक्ड रिएक्शन, ये भी बात सही है। फिर क्या होगा, क्रेब्स साइकिल, फिर क्या होगा, ETS, ये बिल्कुल सही है। ग्लाइकोलिसिस के बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल नहीं होती, तब गलत। क्रेब्स साइकिल का ही दूसरा नाम TCA साइकिल है। ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, फिर TCA साइकिल, नो। फर्मेंटेशन के बाद तो आपके पास क्रेब्स साइकिल नहीं होती। आंसर आपके पास फर्स्ट हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू RQ। आपके पास करेक्ट मैचिंग बतानी किसके रेफरेंस में, RQ के रेफरेंस। देखो ग्लूकोज की RQ वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 6 CO2 अपॉन 6 O2 वैल्यू एक ही आएगा। ट्राइपामिटिन ये बिल्कुल गलत है, 0.7 आना चाहिए, क्योंकि ट्राइपामिटिन फैट है। ठीक है, आपके पास 102 CO2 अपॉन 145 जब करोगे तब आपके पास वैल्यू 0.7 आती। मैलिक एसिड मोर देन 1 होगा, ये सही है। और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपके पास RQ वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि CO2 अपॉन O2 तो होगी नहीं, O2 0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। आंसर गलत आपके पास क्या हो गया, आंसर गलत हो गया है, सही निकालना है। तो सही निकालना है तो 1ACD मतलब 3 सही है। 139 का थर्ड सही है बेटा, 139 का मतलब 3 सही है, मतलब सेकंड सही है, 3 ऑप्शन करेक्ट है। लिखा हुआ
if we make 100 ATP through ETS, then how many number of NADH2 and FADH2 respectively required? आपको 100 ATP बनाने, कितने आपको NADH2 चाहिए, कितने FADH2 चाहिए, ऑप्शन बना दिया। आप देखिए, अगर मैं कहूं NADH2 20 गुणा 3 बराबर 60, और अगर इसकी बात करी जाए तो 20 मल्टीप्लाई 2 40, 60 40 100, ये भी सही है। फिर 18 की बात करी जाए, 18 मल्टीप्लाई बाई 3 54, और 23 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब ये हो जाएगा 46, 54 और 46 मतलब 100 हो जाएगा, ये भी सही है। फिर देखिए 24 के बारे में बात कर रहा है, 24 गुणा 3, तो आपके पास 4 तिया 12 और 2 तिया 6, ये कितना हो जाएगा 72। आपके पास 14 दूनी 28, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28, 28 और 72, ये भी सही है। फिर 12 तिया 36, 12 गुणा 3 मतलब कितना 36, और 32 दूना 64, तो ये भी तो सही है, 32 दूना 64। तो आपके पास ये सारे ऑप्शन सही है आपके पास, तो हम कह देंगे ABCDR करें, आंसर 4 बन जाए। ठीक है, आगे फिर से वही पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर RQ। अभी हमने कहा था करेक्ट इक्वेशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, ये दोनों सही, आंसर फर्स्ट ही सही। आप देखिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व गलत, यहां पर वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व और O2 इवॉल्व, ये वाली बात गलत, दोनों में कंज्यूम लिख दिया, दैट्स व्हाई गलत। आगे आपको एक रिएक्शन दी है और रिएक्शन में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की हमने एक रिएक्शन लिखी है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। तो यहां पर जो एनर्जी होगी बेटा, यहां पर जो एनर्जी होने वाली है वो याद रखिएगा, वो एनर्जी कितनी होगी, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है तो ये एनर्जी आपके पास हो जाएगी 686 किलो कैलोरी। आप देखिए पूछ रहा है इट इज द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंस है। आप देखिए लिखा टाइप ऑफ कैटाबोलिक प्रोसेस, बिल्कुल है, ग्लूकोज को तोड़कर बना रहे हैं, कैटाबोलिक है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, गलत है, इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट है। और इसकी RQ वैल्यू 1 होगी, बिल्कुल 6 CO2 होंगे और 6 O2 होंगे, मतलब RQ वैल्यू 1 ही आएगी। तो A, B और D सही है, A, B, D सही है, आंसर 4 बनेगा। 142 का आंसर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। यहां तक कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां लिखा हुआ है GTP इज सिंथेसाइज्ड इन क्रैब साइकिल। तो आपको पता है GTP कहां पर सिंथेसाइज होता है, ये सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन है और स्टेप होता है 7वां, जहां पर सक्सीनिक कोएंजाइम A बदल जाता है सक्सीनिक एसिड में, सक्सीनिक एसिड में बदलता है, तब आपके पास GTP रिलीज होता है, याद आया। और ये GTP अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करेगा, रिलीज करेगा, GDP में बदलेगा, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कौन ले लेगा, ADP, और बनाएगा ATP। तभी GTP को हम ATP के इक्वल लिख देते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नहीं, सिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक नहीं, सक्सेनिक एसिड मैलिक एसिड नहीं, आंसर आपके पास सिंपली 4 बना हुआ है। आगे देखिए ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, बिल्कुल बात सही है। किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को हमने स्टोर किया है तो हम क्या करेंगे, उसे अगर रेस्पिरेशन में यूज करना है तो उसे हम पहले सिंपल फॉर्म में बदलेंगे, सही बात। फिर लिखा NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD+ rather slowly in fermentation, बिल्कुल सही बात है। जबकि यही NADH2 वेरी विगरस इफेक्ट दिखाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, 38 ATP बना डालता है ना। तो आप बताइए ये दोनों स्टेप सही हैं, आंसर 4 हो जाएगा, 144। आगे देखिए लिखा हुआ स्टेटमेंट में, इन स्टेम द लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर, जबकि इनसाइड द बीनीथ द बार्क दे आल्सो हैव ओपनिंग इज कॉल्ड लेंटिसेल। हमने कहा था कि प्लांट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, लंग्स जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, फिर भी वो रेस्पिरेशन वो अपना गैसेस एक्सचेंज कर लेता है। तो ऐसा क्यों कर लेता है, तो पहला जरूरतें कम है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है एनिमल सेल। दूसरा आपसे कहा गया था कि सारी सेल्स का अपना जिम्मा खुद होता है कि वो अपने ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को खुद पूरा करें। और तीसरा जितनी भी लिविंग सेल है पेरिफेरल अरेंज है,
और डेड सेल जो आपके पास डेड जो आपका तना है मेन प्लांट का पार्ट जो आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है वो आपके पास मोस्टली पार्ट इनर वाला डेड है। तो इसलिए आपके पास जो पेरिफेरल सेल है वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कॉर्टेक्स को इंटरसेलुलर स्पेस रखा गया है और लेंस शेप की ओपनिंग भी रखी गई जिसे हम लेंटिसेल कहते हैं। सही है। Usually carbohydrate are oxidized to release energy, but protein, fat, even organic acid can used as respiratory substance in plants under certain condition। दोनों बातें बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है। आंसर 4 बनेगा। आगे बताइए, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? इसमें से कितनी मैचिंग सही है? देखिए, पहला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन होता है, बिल्कुल होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट होता है, बिल्कुल होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक एसिड होता है, बिल्कुल होता है। सारे के सारे तो हैं। आंसर 4 सही है, मतलब सेकंड सही है, चारों के चारों सही है। यस और नो? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद बताइए मुझे, आगे बताइए आगे आपके पास क्या होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला आपके पास लिखा है स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय। तो ग्लाइकोलिसिस होती कहां है? तो होती है साइटोप्लाज्म में। किसने दिया? तो 3 साइंटिस्टों ने दिया, तभी हम इसका नाम रखते हैं ईएमपी पाथवे। क्या नाम रखते हैं? ईएमपी पाथवे, एम्बेडन, मेयरहॉफ और पार्नस। आंसर क्या हो जाएगा? 4। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। आगे देखिए अगला लिखा हुआ सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको सेलेक्ट करना है फॉर द ईटीएस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज है, बिल्कुल है। कॉम्प्लेक्स 2 को सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज या FADH2 कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 को ATP सिंथेज है और कॉम्प्लेक्स 4 ATP सिंथेज नहीं होता। ये कौन होता है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज प्लस आपके पास साइटोक्रोम A3 प्लस 2 कॉपर सेंटर। कितने लोग मिलकर बनाते हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स 4। आगे बताइए आंसर क्या हो गया? आंसर इनकरेक्ट आपको छाड़ना था तो 4 हो गया। आगे देखिए लिखा हो द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग apparatus which help in clinical assessments of pulmonary functions. These apparatus is, तो भाई साहब एयर को मापने के लिए हमें पूछ रहा है इंस्ट्रूमेंट, मोनोमीटर नहीं, पोटोमीटर नहीं, वो तो स्पायरोमीटर होता है। आंसर क्या हो गया? 3rd। आगे आपको करेक्ट मैचिंग बनानी है। देखो करेक्ट मैचिंग बन जाएगी कि नहीं। लिखा हुआ ओपनिंग ऑफ नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर की ओपनिंग कहां होगी? नेजोफेरिंक्स में। ए का क्या आ गया? 4। ए का 4 यहां पर भी है, यहां पर नहीं है, कट हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है? रेस्पिरेशन इन एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग रेस्पिरेशन किससे करेगा? गिल से करेगा, ये हो जाएगा 3rd। बी का 3rd यहां नहीं दिया है। ठीक है, अब देखिए आपके पास रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, ये करेंगे गिल से। सी का 2nd, तो सी का 2nd यहां नहीं दिया, कट हो गया। आपके पास आंसर क्या बन गया है? 1st। कोर मेम्ब्रेन अराउंड द लंग्स, उसे हम कहते हैं प्लूरा। 2 होती है, आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा, उसके बीच में भरा हुआ फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, और उस कैविटी को हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। तो ये क्या हो जाएगा? 1st। यस और नो? बिल्कुल बात सही। आगे देखिए अगला आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना है। मोलस्का। मोलस्का देखिए किससे करेगा? गिल से करेगा, और गिल्स के द्वारा होने वाले रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल कहते हैं, सही है। फिश भी गिल से करेगा, ये भी सही है। मैमल्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेंगे, ये भी सही है। मोलस्क लिखा ओनली पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अभी बताया गिल्स के द्वारा करेगा। गलत बात निकालनी है तो आपके पास 4 हो जाएगा 151 का। ओके, आगे आप देखिए ये रिएक्शन देखिए जिसमें CO2 H2O से बाइंड कर रहा है और H2CO3 बना रहा है, और H2CO3 को बनाने वाला यहां पर एंजाइम पूछ रहा है, और ये एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपको 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड बनवाता है। किसके? H2CO3 के। आपको पता है मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है आरबीसी में, लेकिन मिनिमम अमाउंट में पाया जाता है प्लाज्मा में भी।
आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज नहीं होगा, पेप्टेज नहीं होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज नहीं होगा, कार्बोनिक एनाइड्रेज होने होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच निकालना है। देखो बताओ, एरोबिक रेस्पिरेशन में मैग्नीशियम का कोई यूज है, बिल्कुल है, लिंक्ड रिएक्शन में है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में NaDH2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या NADPH बनेगा? ये तो फोटोसिंथेसिस में बनता बच्चा। किस में बनता है? फोटोसिंथेसिस में बनेगा। आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में ATP बनेगा, भले कम बनेंगे लेकिन बनेंगे। तो आपके पास गलत बात निकालनी थी तो थर्ड हो गया। आगे बताओ, ये वाला ग्राफ कैसे भूल सकते हो? इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? ये ग्राफ खींचा जाता है परसेंटेज सेंचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच, और इसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो ये हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व नहीं है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। आप देखिए, ये कार्बोनिक एनाइड्रेज नहीं है और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एम्फिसेमा को नहीं कर रहा। अब देखिए, ये आपके पास क्या करता है, राइट भी जा सकता है और लेफ्ट भी। लेफ्ट कब जाता है? जब ये लेफ्ट तब जाता है जब कहा जाता है कि एल्वोलाई पर हो, जहां पर PO2 ज्यादा, PCO2 कम, H+ आयन कम और टेम्परेचर कम, ठीक है। और राइट कब जाएगा? टिश्यू पर, जहां पर PCO2 ज्यादा, H+ आयन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, P50 ज्यादा, है ना, और PO2 क्या हो जाएगा? कम, और pH क्या हो जाएगा? कम। तो ये सारी कंडीशन आपके इस ग्राफ को कहां ले जाएंगी? राइट साइड। और राइट साइड क्या होता है? आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होता है? डिसोसिएशन। क्या होता है? डिसोसिएशन। और जबकि लेफ्ट साइड क्या होता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन बना दोगे तो वो आपको एल्वोलाई पर देखने को मिल जाए। आगे, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज। टिपिकल ग्रोथ कर्व आपके पास ना स्टार शेप होगा, ना पैराबोलिक, सिग्मॉइड होगा। कैसा होता है? सिग्मॉइड। बायोलॉजिकल कंडीशन में कोई भी ग्राफ लीनियर नहीं हो सकता, वो ग्राफ कैसा होगा? सिग्मॉइड ही होगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है। आपके पास लिखा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। बोथ आर अ प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर इन्वॉल्व इन बोथ प्रोसेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर भी 6 कार्बन कंपाउंड है, जैसे कि ग्लूकोज, है ना, फ्रक्टोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये सब आपके पास 6 कार्बन है। जबकि आपके क्रेब्स साइकिल में भी बहुत सारे 6 कार्बन है, जैसे कि सिट्रिक एसिड, सिसैकोनिटिक एसिड, है ना, आपके पास आइसोसिट्रिक एसिड, है ना, ये सब 6 कार्बन है। सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन दोनों में होता है, बिल्कुल बात सही है, दोनों में सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव नहीं है। फिर लिखा डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन बोथ प्रोसेस। दोनों प्रोसेस में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, डीकार्बोक्सिलेशन सिर्फ और सिर्फ होता है किसमें? क्रेब्स साइकिल में। बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये बात गलत है। आपके ग्लाइकोलिसिस मैट्रिक्स में होगा, जबकि ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होगा, जबकि मैट्रिक्स में होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा आपके पास क्रेब्स साइकिल। तो कितनी बातें सही है? ए बी सी सही है, और ए बी सी सही है तो आंसर फर्स्ट बनेगा। ए बी सी सही है तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा? मेरे हिसाब से तो फर्स्ट दिख रहा है, ठीक है। आगे बताइए, आगे क्वेश्चन लिखा है ऑल एंजाइम ऑफ टीसीएस साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन व्हिच इज located inner mitochondrial membrane in the eukaryotes and in the cytoplasm of mitochondria prokaryotes. The enzyme is TCA cycle, मतलब Krebs cycle के एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला एक अकेला एंजाइम, नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज नहीं, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं, आंसर है सिट्रिक एसिड या सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आगे बताइए, आ सेल ऑफ अ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ द जाइगोट। बिल्कुल, प्लांट में जितनी भी सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट, शुरुआत कहां से हुई है? जाइगोट से ही हुई है, सारी सेल डिसेंडेंट जाइगोट की ही हैं। फिर लिखा है डेवलपमेंट इज द सम ऑफ 2 प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही है,
डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस का मतलब डेवलपमेंट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 4 बनेगा। आगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपके पीजीआर की बात है, करेक्ट बात बतानी है। साइटोकाइनिन हेल्प करेगा ओवरकम ऑफ एपिकल डोमिनेंस, बिल्कुल, जबकि प्रमोट करता है ऑक्सिन, एंटागोनिस्टिक है। द प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प डिले इन लीफ सेनेसेंस, बिल्कुल बात सही है। बुढ़ापे पे क्या करते हैं कि जिस पार्ट पर जरूरत होती है या फिर खराब होने की कगार पर होते हैं, तो वह मोबिलाइजेशन कराता है न्यूट्रिएंट्स का, कौन? साइटोकाइनिन। इट हेल्प टू रिड्यूस न्यू लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन इन द लीव्स, बिल्कुल बात सही है। आंसर आपके पास ऑल होने वाला है साइटोकाइनिन को लेकर। आगे, स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है इथाइलिन ब्रेक करता है सीड और बड की डोरमेंसी में। सीड की डोरमेंसी आपको ब्रेक करेगा पीनट में, और बड की डोरमेंसी को आपको पोटैटो मतलब ट्यूबर में। ये बात बिल्कुल सही है, स्प्राउटिंग पोटैटो ट्यूबर्स एंड पीनट सीड। इथाइलिन यूज किया जाता है इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन फ्रूट ऑफ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में 2 हार्मोन याद रखिएगा, एक ऑक्सिन और एक इथाइलिन। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 4 बनेगा। आगे, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑक्सिन। ऑक्सिन के लिए सही बात बतानी। प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, बिल्कुल। ऑक्सिन इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, बिल्कुल। ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन, बिल्कुल बात, तीनों बातें बिल्कुल परफेक्टली सही है। आगे लिख रहा है लीव्स हैव सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि भैया इनिशियल कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल क्या हो गया बढ़कर? ये हो गया है आपके पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल, और हो कितना गया? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? फाइनल। तो वो क्या पूछ रहा है? परसेंटेज रिलेटिव ग्रोथ। अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करी जाती, अगर पूछता कि एब्सोल्यूट ग्रोथ बताइए, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ अगर पूछता तो आप क्या करते? फाइनल करते, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते, और आपके पास आंसर आ जाता, जो कि होता 15 माइनस 10, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन तुमसे पूछा गया है परसेंटेज, तो परसेंटेज रिलेटिव ग्रोथ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो आप बताइए फाइनल कितना हुआ? 15, इनिशियल कितना था? 10, इनिशियल कितना था? 10 इनटू क्या करोगे? 100। तो आपके पास ये 10 हो गया, 15 में से 10 किया 5, 5 गुणे 10, मतलब आंसर क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, ये हो गया 50%। क्या हो गया? 50%। आंसर क्या आ जाएगा? 50%। ठीक है। आगे लिखा हुआ द सेल डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम। जब भी कभी भी आप देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम और आपके पास कैम्बियम की बात करी जाए, वो भी आपके पास प्राइमरी कैम्बियम की बात कर रहा है। प्राइमरी कैम्बियम में क्या होगा? डिफरेंशिएशन, और बनेंगे प्राइमरी टिश्यू, जो कि आपके पास स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। तो ये आपके पास प्राइमरी जो टिश्यू बने हुए हैं मैचुरेशन के बाद, ये किस प्रोसेस से बने हुए हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अगर ये प्राइमरी टिश्यू में होता डी डिफरेंशिएशन, तो बनता आपके पास सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम पर वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम होता है, और यहां से होता है री डिफरेंशिएशन, तो बनते सेकेंडरी टिश्यू। तो आपसे बस ये पूछ रहा है इतना, तो आप बताइए ये प्रोसेस क्या है? तो ये प्रोसेस है डिफरेंशिएशन, आंसर बनेगा 3rd डिफरेंशिएशन। ठीक है। आगे लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एब्सिसिक एसिड। बताइए एब्सिसिक एसिड के लिए गलत बात बतानी। एब्सिसिक एसिड जो होता है न्यूरो इनहिबिटर होता है बेटा, याद रखिएगा। लिखा हुआ इट एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिट द प्लांट मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल बात सही। फिर लिखा इट इनहिबिट करेगा सीड के जर्मिनेशन को, बिल्कुल सही है। एबीए हेल्प करता है सीड विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। जब आपको दिखाई दे कि प्लांट किसी भी स्ट्रेस वाली कंडीशन में है, तो उसके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करना और उसके उस अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने का काम एबीए का ही है। और देखो मोस्ट सिचुएशन में एबीए एंटागोनिस्टिकली काम करता है इथाइलिन के, ये गलत है।
ये आपके पास इथाइलिन और ये दोनों मिलकर काम करते हैं आपके पास, जो कि होगा प्लांट के फेवर में स्ट्रेस वाली कंडीशन में। ठीक है, आगे आपसे कहा जाए कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन डायग्राम, तो आपने देखा एक सेल से 2 सेल एक साल में डिफरेंशिएट, फिर एक सेल डिवीजन के लिए जा रही है, और ये कौन सी ग्रोथ है? अर्थमेटिक ग्रोथ। कैसी ग्रोथ? अर्थमेटिक ग्रोथ। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। कैसी ग्रोथ है बेटा? ये अर्थमेटिक ग्रोथ है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच। इसमें से इनकरेक्ट मैच निकालिए, बताइए। लिखा हुआ ABA इनहिबिट करेगा सीड जर्मिनेशन को, ये बात सही है, सीड डोरमेंसी कराता है। क्लोजर करेगा स्टोमेटा, ये भी बात सही है। साइटोकाइनिन स्ट्रेस हार्मोन नहीं होता, और स्प्राउटिंग करेगा पोटैटो ट्यूबर्स को, तो गलत बात निकालनी थी, तो थर्ड आया इजली। आगे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एडेनिन डेरिवेटिव, टर्पीन, गैसियस हार्मोन और कैरोटीनॉइड। तो एडेनिन डेरिवेटिव साइटोकाइनिन होते हैं जिसका फॉर्म है काइनेटिन, ये हो जाएगा A का थर्ड। अब A का थर्ड ना यहां है ना यहां है ना यहां है, आंसर यहां पर है, और ये आंसर तुरंत फर्स्ट बनेगा। जैसे कि आप देख लो, टर्पीन कहां पर लाओगे? टर्पीन जिब्रेलिक एसिड के लिए लाओगे, यहां सेकंड लिखना। गैसियस हार्मोन आपके पास इथाइलिन है, आप यहां फर्स्ट लिखना, और कैरोटीन डेरिवेटिव आपके पास एब्सिसिक एसिड है, तो आपके पास 4 हो जाएगा। आगे बताइए, लिखा हुआ है प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन रखता है अपनी कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ। बिल्कुल सही बात है, इसी को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ओपन ग्रोथ। लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ ग्रोथ जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, एक को मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन और मैचुरेशन। बिल्कुल बात सही है कि भैया जब इसी में हम कहते हैं पहले डिवीजन, फिर एलोंगेशन, फिर मैचुरेशन। ठीक है, आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच। इसमें से करेक्ट मैच निकालना बेटा, देखो बताओ। आप देखिए इसके बाद इथाइलिन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, ठीक है, इथाइलिन प्रमोट करेगा फीमेल फ्लावर और कुकुम्बर, बिल्कुल, इसी को हम कहते हैं इथेफोन, एक्वस फॉर्म ऑफ इथाइलिन, बात सही है। प्रमोट करेगा रूट हेयर, और रूट हेयर के फॉर्मेशन को, तो एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको 171 से 200 तक विक्रम सर आपको करा देंगे क्वेश्चंस। आप देखिए सेक्शन में क्या लिखा है। द रेस्पिरेटरी पाथवे कंसीडर्ड ऑफ एन एम्फीबोलिक पाथवे रेदर देन कैटाबोलिक वन। हम रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबोलिक बोलते, कैटाबोलिक नहीं बोल रहे, बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ कैटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होता है। दैट्स वाई इसे हम सिर्फ कैटाबॉलिक ना बोलकर एम्फीबोलिक बोलते हैं। असर्शन सही, रीजन सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये थे आपके पास हमारे से आपने क्वेश्चन 136 से लेकर 170। इसके आगे के क्वेश्चन आप विक्रम सर के साथ करिए। हमें इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं। पेपर डिस्कशन का यूट्यूब का सेशन है बच्चों, और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया नीट टॉपिक टेस्ट का 7वां टेस्ट था, जो कि 25 अगस्त 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कनेक्ट हुआ है। इस पेपर का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 170 तक हमारे स्क्रीन साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर ने बहुत बखूबी, बहुत ही शानदार वेल एक्सप्लेन किया। थैंक यू अली सर, शैलेंद्र सर, बहुत ही अच्छे तरह एक्सप्लेन करने के लिए। और अब मैं क्वेश्चन 171 से लेके 200 तक की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि इन प्लांट्स पीजीआर ऑलवेज एक्ट एज एंटागोनिस्टिकली। अब समस्या क्या है बच्चों, आपकी किताब में जहां ये चैप्टर खत्म हो रहा है वहां पे 3 शब्द लिखे कि एक पौधे में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन किस प्रकार से रोल प्ले करता है। तो देखिए, मान लीजिए ये एक प्लांट है, इसके अंदर कोई एक हार्मोन है ए, एक हार्मोन है बी, एक हार्मोन है सी। अगर कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन, दैट इज फंक्शन, इसके लिए हार्मोन ए जो काम कर रहा है वही काम ये दोनों कर रहे हैं एक साथ, तो ये है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ठीक, साथ साथ काम कर रहे हैं। जैसे सेल डिवीजन ले लो, तो सेल डिवीजन के लिए ऑक्सीजन साइटोकाइनिन दोनों ही फेवर करते हैं पौधे में। अब मान लीजिए अगर हम ABA ले लें
और जिबरेलिक एसिड ले ले तो बहुत सारे फंक्शन इन दोनों के अपोजिट चलते हैं, दैट इज एंटागोनिस्टिक। और अगर हम इथाइलिन की बात करें तो फ्रूट राइपनिंग अकेले करता है, दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक। मतलब एक पौधे में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उनका फंक्शन 3 तरीके से उनका रोल प्ले होता है, एंटागोनिस्टिक, सिनर्जिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक। इसका मतलब एंटागोनिस्टिक ऑलवेज नहीं होगा, इसलिए गलत है, बात को समझिए। अब लिखा है एक पौधा जब ग्रोथ करता है तो जाहिर सी बात है कि आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा कि कोई जीव जहाँ रहता है वहाँ के सराउंडिंग नेचर से इफेक्टेड होता है और वहाँ के चारों तरफ रहने वाले जीव जंतुओं से इफेक्टेड होता है। मतलब उसकी ग्रोथ, उसकी वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उसका नेचर एबायोटिक बायोटिक फैक्टर कैसा है। तो उसी प्रकार से अगर हम प्लांट ग्रोथ की बात करें, दैट इज प्लांट ग्रोथ, तो जितने फैक्टर एक पौधे के लिए ग्रोथ होते हैं, जैसे मान लीजिए लाइट है, टेम्परेचर है, न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, ग्रेविटी है, और यहाँ तक कि आप पानी का स्टेटस भी कह सकते हो कि पानी कैसा है। अगर पानी नहीं है सराउंडिंग वातावरण, पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगी। पानी बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति तो ही पौधा खत्म हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पौधे का डेवलपमेंट इस बात पर निर्भर करता है, प्रभावित होता है कि लाइट क्या है, टेम्परेचर क्या है, न्यूट्रल। और ऐसे हम लोगों में भी कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पानी कैसी है, हवा कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, हम किस तरह के जीव जंतु के साथ रहते हैं, तो ये सारी बातें आपको और इम्पोर्टेंट बताई गई होंगी। तो भाई पहला गलत है, दूसरा सही है, यहाँ थर्ड आंसर। अब देखिए लिखा है अरिथमेटिक ग्रोथ। आपकी किताब में जब प्लांट ग्रोथ की बात की गई है, प्लांट ग्रोथ, तो ये बताया गया 2 तरीके से। सपोज दैट ये एक सेल है, अब ये सेल जब डिवाइड करे तो एक सेल ये बनी, फिर ये सेल डिवाइड कर रही है, ये मैच्योर डिफरेंशिएट हो गई, ये डिवाइड कर गई, ये मैच्योर डिफरेंस। मतलब आप देख रहे हो कि हर बार केवल एक ही सेल डिवाइड कर रही कैबल होने के लिए और अदर सेल डिफरेंशिएट या मैच्योर हो जाती है। इस प्रकार की ग्रोथ का नाम होता है अरिथमेटिक ग्रोथ। और जस्ट इसका अपोजिट, अगर ये दोनों डिवाइड करें ऐसे, ये 2 से 2 बन जाए, ये भी 2 बन जाए, ऐसे लगातार 1 2 4 8 16 32 64, तो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। तो सेंटेंस क्या लिखा है, इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कैन डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंट। बिल्कुल सही है सर। अब लिखा सिग्मॉइड कर्व। आपको पता ऑर्गेनिक पॉपुलेशन में भले ही नेचर में रिसोर्स लिमिटेड या समथिंग कुछ भी हो जाए, जो आइडियल ग्रोथ कर्व होता है या टिपिकल ग्रोथ कर्व वो सिग्मॉइड ही होता है। तो सर ये एक्सपोनेंशियल कैसे, ये जो वाला फेज है यहाँ से यहाँ तक ये एक्सपोनेंशियल है, दैट इज लॉग फेज। और जो भी नेचुरल हैबिटेट में रहता है उस पर कैरिंग कैपेसिटी है, नेचर के रेजिस्टेंस होते हैं। एक पौधे को भी रोग लगता है, कभी कंडीशन एडवर्स हो जाती है, तो एडवर्स कंडीशन में उतनी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये ऐसे ही आप देखते हो कहाँ पर, ऑर्गेनिक पॉपुलेशन में ग्रोथ कर्व। तो बात को समझो, आइडियल ग्रोथ कर्व होता है या टिपिकल ग्रोथ कर्व होता है वो सिग्मॉइड ही होता है, चाहे आप यहाँ प्लांट ग्रोथ के लिए लें और चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए लें, दोनों में ही। तो ये बात, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि ऑर्गेनिज्म क्या है और उसके सराउंडिंग नेचर क्या होते हैं, नेचर का हैबिटेट कैसा है। मान लीजिए अगर नेचर बहुत ज़्यादा एडवर्स हो जाए तो ग्रोथ आएगा ही नहीं। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इस जो ऑर्गेनिज्म है इसका साइज़ क्या है, इसका कलर क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है, ठीक है, इन बातों पर निर्भर नहीं करता। तो ओनली लार्ज साइज नहीं होगा, छोटे जीव भी हो सकते हैं, मीडियम साइज वाले भी हो सकते हैं। पहला सही है, दूसरा गलत है, सेकेंड आंसर। पहला सही है, दूसरा गलत, सेकेंड आंसर। अब देखिए आपकी बुक में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में जितना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना अकेले आपके वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट है। उनके वॉल्यूम का अमाउंट याद रखिए, उनका फुल फॉर्म याद रखिए, उनकी डिफिनीशन याद रखिए। अगर 3 सवाल 2 सवाल आता है तो एक तो इसी से आ जाता है। आपको मालूम है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम इनटेक ऑफ एयर हम कितना कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो रेजिडुअल वॉल्यूम इसका फुल फॉर्म नहीं है। और ऐसे ही है ERV, मैक्सिमम आउट कितना कर, मतलब हम कितना निकाल सकते हैं मैक्सिमम एयर, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये भी गलत है। IC मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और ये होता क्या है सर, ये होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ठीक। तो ये तो ठीक दिख रहा है। और टोटल लंग कैपेसिटी होती है भाई, टेम्पोररी लंग कैपेसिटी नहीं होती भाई। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब जितना भी एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है इसमें सारे आएंगे। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम आएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा, सब आएगा इसमें, ठीक है। तो केवल हमारा एक ही फुल फॉर्म सही है, दैट इज C सही है 1। हमारा एक ही इसमें करेक्ट पूछा गया आपसे, तो एक सही है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए इन मोस्ट हायर प्लांट, आपको पता है कि सपोज दैट ये हायर प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म ही ले लें। आपको पता है कि जब पौधा ग्रोथ करता है तो सीड से ही उसकी यात्रा शुरू होती है। ये रहा प्लूम्यूल, ये रहा रेडिकल, कुछ नीचे बढ़ा कुछ ऊपर, फिर आगे देखते हैं ये और ऊपर गया, ये और नीचे गया।
अगले में देखेंगे बहुत ऊपर चला जाएगा, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कुछ शाखाएं निकलेंगी। तो भैया आपको पता है जेनेटिक्स में कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तो ये ओवरऑल टाल प्लांट की फिनोटाइप देता है। क्यों? तो कैपिटल टी इस पर डोमिनेंट हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही टर्म लिखा है कि एपिकल ग्रोथ, जैसे सूट टिप पर जो होता है ऑक्जिन डेवलप होता है, ऑक्जिन वहाँ पर होता है और बहुत तेज़ी से सेल डिवाइड कराता है ऑक्जिन, आपको पता ही है। तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो जो लेटरल ग्रोथ होती है वो थोड़ी सप्रेस हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ग्रोथ होती नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एपिकल ग्रोथ की वजह से लेटरल ग्रोथ का सप्रेस होना, यही घटना है क्या? एपिकल डोमिनेंस। और ये टर्म आप देखिए, डोमिनेंस का टर्म आया, मतलब इनकी ग्रोथ की वजह से सप्रेस हो गई, यही है एपिकल डोमिनेंस। दैट इज थर्ड आंसर। अब क्या करेंगे, ऐसे जितने भी फसल, ऐसे जितने पौधे जिनमें हमें पत्तियां, ये चौड़ाई में किसी चीज़ को बढ़ाना, हार्टिकल्चर में, चाय की बागवानी में, तो वहाँ हम क्या करेंगे कि ऑक्जिन के वर्क को, फंक्शन को थोड़ा सप्रेस करेंगे। तो करना क्या सर, हमें पता कि ऑक्जिन सूट टिप पे बनता है, तो हम इसको काट के हटा दें। प्रोसेस का नाम डीकैपिटेशन, प्रोसेस का नाम डीकैपिटेशन। हमने इसे हटा दिया। अब हम देखेंगे कि इसी पौधे में बहुत तेज़ लेटरल ग्रोथ हुआ है। तो अब बताइए, अब सर आप कहोगे ग्रोथ का मतलब होता है सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन तो ऑक्जिन करता था, तो फिर कैसे ग्रोथ हो रही है? साइटोकाइन की वजह से। क्यों? तो सेल डिवीजन के लिए ऑक्जिन साइटोकाइन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इससे हमें क्या मालूम चला कि जिस ऑक्जिन की वजह से लगातार ऊपर वृद्धि हो रही थी, उसे हटा देने पर भी साइटोकाइनिन ने लेटरल ग्रोथ कराई है, मतलब इसने एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम किया है, दूर किया है। तो एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से? ऑक्जिन की वजह से। और एपिकल डोमिनेंस दूर किसकी वजह से हुआ? साइटोकाइन की वजह से। दैट इज थर्ड आंसर। अब लिखे हुए फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ वुड यूज एफर्ट आज टू प्रमोट रैपिड इंटरनोड इलांगेशन डीप वाटर। कुछ नहीं सर, इथाइलिन। आपकी बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि जो डीप वाटर राइस, कुछ चावल ऐसे होते हैं जो पानी में पैदा होते हैं। आपकी किताब में क्या लिखा है? कुछ चावल ऐसे होते हैं जो पानी में पैदा होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम नॉर्मली, आप समझते हो बोल्टिंग का मतलब कि लंबाई में स्टेम का बढ़ना, लेकिन ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है डीप वाटर राइस प्लांट के लिए। ठीक, तो ये यहाँ पर आ गया आंसर इथाइलिन, सेकेंड आंसर। अब देखिए, आपको मालूम है कि जब आप ग्रोथ को डिफाइन कर रहे थे, ग्रोथ को डिफाइन करने के क्या क्या पैरामीटर बताए गए थे? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, नंबर ऑफ सेल, इतनी चीज़ें बताई गई थी। और इस लेंथ वाले में जो एग्जाम्पल दिया है वो पॉलन ट्यूब का दिया है, दैट इज पॉलन ट्यूब। और एरिया में लीफ की ग्रोथ, वॉल्यूम में पूरा एक फल बढ़ जाए या पौधा वृद्धि करे, नंबर ऑफ सेल में आपका मेज का दिया गया है। ठीक, तो पॉलन ट्यूब की वृद्धि क्या हो गई? इंक्रीज इन लेंथ। ठीक, और आपको मालूम है कि जब आप आर जो होता है ग्रोथ पर यूनिट टाइम होता है या एलोंगेशन पर यूनिट टाइम होता है, और अगर आप एल टी बराबर एल नॉट प्लस आर टी लेंगे तो जो इसका कर्व आता है वो ऐसे आता है। ठीक, तो इसका मतलब लीनियर कर्व किससे आता है? एल टी बराबर एल नॉट से आता है। और अगर आप ऐसे करेंगे, ये वाला कर्व जो होता है वो W1 बराबर W नॉट ई की पावर आर टी से निकलता है। ये सही है, फोर्थ आंसर। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और सर जी ई क्या? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, जिसकी वैल्यू आपकी बुक में दी हुई है। ठीक, अब देखिए फोर्थ आंसर। अब देखिए, कहते हैं सर प्लास्टिसिटी क्या चीज़ है? प्लास्टिसिटी, ये प्लास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि प्लास्टिक कहीं ऐड हो जाए। कहते हैं कि नेचर का इफेक्ट पौधे के ऊपर पड़ता है, लेकिन नेचर का इफेक्ट कुछ इस तरह से पड़े कि वो पौधा रिस्पॉन्स इस प्रकार से करे, कुछ मार्फोलॉजिकल चेंजेस करें। और ये मार्फोलॉजिकल चेंजेस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की वजह से हो सकता है, या फेज ऑफ डिफरेंट ऑफ लाइफ में, जुवेनाइल फेज, एडल्ट फेज में अलग, और आपके एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में अलग अलग। तो आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अब इस प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल जो दिया है वो हेट्रोफिली दिया हुआ है। हेट्रोफिली, समझ गए? तो हेट्रोफिली दिया हुआ भाई, तो इसका मतलब हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है, ना कि प्लास्टिक हेट्रोफिली का एग्जाम्पल है। ठीक, तो कोरिएंडर, कॉटन, लॉक्सफर ये दिए हुए हैं भाई। ये काहे कि ये आपके होते हैं अलग अलग चीज़ों पर। तो 3 एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए, कॉटन, कोरिएंडर, लॉक्सफर और बटर कप। तो ये सब के सब प्लास्टिसिटी को शो करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा। अब देखिए, बटर कप में हेट्रोफिली होती है, हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है ABCD, दैट इज फोर्थ, सेकेंड आंसर। तो बात को समझिए, हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है, ना कि प्लास्टिसिटी हेट्रोफिली का एग्जाम्पल है। ठीक, तो ABCD दैट इज सेकेंड आंसर।
अब देखिए अभी मैंने बताया ये आपकी इक्वेशन W1 बराबर W0 e की पावर RT है। ये वाला फेज लैग फेज यहाँ से यहाँ लॉग, और ये स्टेशनरी। अब देख लेते क्या मैच है। तो A एक्सपोनेंशियल नहीं है, एक्सपोनेंशियल का ही नाम लॉग है। B स्टेशनरी नहीं है, C वाला लैग फेज है, और B वाला लॉग होगा। ये गलत है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए आपको मालूम है कि जब आप ETS पढ़ रहे थे तो उसमें 5 कॉम्प्लेक्स थे। ETS में कितने कॉम्प्लेक्स थे? 5। और जो ये 5वां कॉम्प्लेक्स था ये था ATP सिंथेज। अब ATP सिंथेज की अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसे निकला होता है, ये होता है F0 और ये होता है F1। ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटॉन के लिए चैनल, और ये कैटालिटिक साइट प्रोवाइड करता है। तो ये होता इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और ये पेरीफेरल होता है। आप देखिए क्या लिखा है, F1 हेड पीस F1 है और यहाँ F0 लिखा है, तो यही गलत है सर। ठीक, इज ए पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन्स द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। तो ये गलत है। और F0 क्या होना चाहिए यहाँ पर? F0 इज ए इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म द चैनल थ्रू विच प्रोटॉन का। नहीं सर, ये दोनों गलत लिखे हुए हैं। तो ये F0 और F1 पहचानना था, फर्स्ट आंसर। अब लिखा डिस्कवरी। अब देखिए जितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है उतना इंपॉर्टेंट के साइंटिस्ट के नाम, किस साइंटिस्ट ने क्या खोजा, किस पौधे से खोजा गया, ये बहुत ज़रूरी है भाई। तो जिबेलिक एसिड की डिस्कवरी कुछ नहीं, राइस के प्लांट को एक साइंटिस्ट थे ई कुरोसावा, उन्होंने स्टडी किया कि इसकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। ठीक, और लंबाई ज़्यादा बढ़ने से ये कमज़ोर हो रहा था इसका डंठल मतलब स्टेम, तो ये टूट के गिर जाता था। तो भाई ऐसी वृद्धि किस काम की कि तुम अपनी ही मौत स्वीकार कर लो। भाई कोई आदमी ऐसा थोड़ा करेगा कि अपने आप को मार ले। तो कहा गया कि इसको बोला गया फुल्ली सिडलिंग डिजीज ऑफ राइस, मतलब जिससे राइस पागल हो गई है, लंबाई में बेवजह बढ़ रही है और टूट के गिर रही है, पानी में सड़क खत्म हो जा रही है। तो देखा गया कि इस पर एक फंगस का इन्फेक्शन था, जिबेला फ्यूजी कोराई। ठीक है, और फिर देखा गया बाद में इसमें एक कंपाउंड मिला जिसका बाद में डिस्कवरी हुई जिबेलिन, और इसके कैरेक्टर को पता गया, इसे बोलते हैं बोल्टिंग इंटरनोड इलांगेशन, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए कहते हैं कि जो आपके प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं वो अलग अलग जगहों पर ग्रो करते हैं, अलग अलग जगहों पर उनकी सिंथेसिस होती है। तो ऐसे ही आपकी बुक में लिखा कि नेचुरल साइटोकाइनेस आर सिंथेसाइज्ड इन शूट एपिक्सेस डेवलपिंग शूट बट यंग फ्रूट। ऐसा क्यों? जहाँ पर भी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होना होगा वहाँ पर आपके सेल डिवीजन की ज़रूरत होगी, और सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है रूट एपिक्स, चूँकि लगातार यहाँ भी ग्रोथ है, शूट बट यहाँ पर भी है, और नए फ्रूट में भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना होता है। फोर्थ आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप देख के ही पहचान गए कि सर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक ये है। और ऑक्सीडेशन किसका पार्ट है सर? एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक, ये समझ में आ गया। और चूंकि रेस्पिरेशन एक खुद कैटाबोलिक प्रोसेस है और यहाँ 3 कार्बन से 2 कार्बन बन रहा है, तो एक प्रकार का ये केटाबोलिक हो गया कि चीज़ें घट रही हैं, बड़े कंपाउंड छोटा कंपाउंड बन रहा है। और मेटाबॉलिज्म तो ये होगा ही, क्योंकि कैटाबोलिज्म है तो मेटाबॉलिज्म होगा। क्यों? मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट थे, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। अगर कोई चीज़ कैटाबॉलिज्म है तो ये मेटाबॉलिज्म अपने पास होगी। तो एरोबिक है, कैटाबोलिक है, मेटाबॉलिक है, लेकिन ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं है। ABC, दैट इज ओनली ABC, फर्स्ट आंसर। बात को समझिए, अगर ये कैटाबॉलिक है तो मेटाबॉलिज्म अपने आप होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए कहते हैं कि जो हार्मोन होते हैं वो अलग अलग जगहों से खोजे गए थे। ऐसे ही आप देखिए काइटिन ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पॉन DNA से खोजा गया, जियाटिन कॉन्केर्नल से, और ये जियाटिन कोकोन, ये सब के सब आपके साइटोकाइनिन की ही टाइप है, साइटोकाइनिन। अब जो काइनेटिन होता है ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्या होता है? एडेनिन होता है, ये थायमिन नहीं होता, यही गलत है, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यह सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर 2,4-डाइक्लोफेनॉक्सी एस्टिक। अब सर ये है क्या चीज़? इसी को आप शॉर्टकट में पढ़ते थे 2,4-D, और एक प्रकार का ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है,
और सिंथेटिक ऑक्सीजन है तो पीजीआर है, और पीजीआर है तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो सर एक प्रकार का पीजीआर है, एक प्रकार का ऑक्सीजन है, सिंथेसाइज नेचुरली नहीं होता क्योंकि ये सिंथेटिक है सर, एक गलत। और लार्जली प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये बिल्कुल सही है सर, ए बी और डी, दैट इज ए बी डी, थर्ड आंसर। और यही वो था जो कि एक प्रकार का वीडीसाइड है। वीडीसाइड किसके लिए? डाइकॉट प्लांट के लिए। डाइकॉट प्लांट का ये वीडीसाइड है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए, आपको मालूम है कि जैसे शुगर केन है, शुगर केन में अल्टीमेटली जो उसकी लंबाई, जो आपका स्टेम होता है, उसी से आपकी उसकी यील्ड बढ़ती है। तो ऐसा कोई हार्मोन जो इस शुगर केन की लंबाई बढ़ा देगा तो अल्टीमेटली क्या बढ़ाएगा? उसकी यील्ड बढ़ाएगा। तो आपको मालूम है कि इंटरनोड इलॉन्गेशन कौन करता है? जिबरेलिन। ठीक, अब जिबरेलिन इंटर इलॉन्गेशन करता है तो जिबरेलिन ने इसकी लंबाई बढ़ा दी, तो जहाँ पहले से यील्ड थोड़ी कम थी वहाँ बढ़ेगी। तो आपकी बुक में डेटा लिखा कि 20 टन पर एकड़ यील्ड इंक्रीज हो जाती है। किसकी वजह से? जिबरेलिन की वजह से। और ऐसा क्यों होता? बोल्टिंग की वजह से, दैट इज इंटरनोड इलॉन्गेशन। तो अगर आप गन्ने की लंबाई बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली उसका कंटेंट बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। ठीक है, थर्ड आंसर। अब देखिए, इन द इक्वेशन क्या? W1 बराबर WE क्या होता है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम होता है, ये आपकी बुक में लिखा है। और सर जी ये ग्रोथ रेट क्या है? ये R है। और टाइम ऑफ ग्रोथ की जो T है, वाटर कंटेंट इसमें है नहीं, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए, आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है सर, हीमोग्लोबिन ये एक प्रकार का पिगमेंट है। ठीक, और पिगमेंट है और प्रोटीन भी है। ठीक, इसका काम क्या? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना ह्यूमन में। और ये पाया कहाँ जाता है? आरबीसी में। तो पिगमेंट है, प्रोटीन है, आरबीसी में पाया जाता है। और सर कार्बोनिक एनहाइड्रेट का क्या काम है? आपको मालूम है कि आपकी H2O + CO2 ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये H2CO3 बनता है। यहाँ पे एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये फास्टेस्ट एंजाइम होता है। और आपकी बायोमॉलिक्यूल में बुक लिखा कि बिना एंजाइम के 1 घंटे में ये रिएक्शन 200 मॉलिक्यूल पर घंटे बनती थी, और जब ये एंजाइम लगता है तो लाखों मॉलिक्यूल पर बनता है। मतलब ये 10 लाख गुना इस रिएक्शन को बढ़ा देता है। इसीलिए आपको बताया गया है कि एंजाइम जो होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी घटा के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं। ठीक, तो अब देखिए, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्लाज्मा में भी होता है, प्लाज्मा में भी होता है। आरबीसी में यहाँ मोर अमाउंट में होता है और प्लाज्मा में लेस होता, तो ओनली प्रेजेंट आरबीसी, ये गलत है, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए, कहते हुए ट्राइओज फॉस्फेट, आपकी बुक में ट्राइओज फॉस्फेट के कई एग्जांपल दिए, दैट इज 3PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और इसी का रिवर्सिबल जब आप आइसोमर करेंगे, दैट इज DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट। ये दोनों के दोनों ट्राइओज फॉस्फेट होते हैं। और ये ट्राइओज फॉस्फेट केल्विन साइकिल में ही बनता है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो रेस्पिरेशन की बात थी, ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, ये थर्ड आंसर। अब देखिए, इन एरोबिक, आपको पता है कि जब आप पढ़ते हो कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक, जब आप पढ़ते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका 38 ATP बनता है, तो क्या 38 ATP पूरा का पूरा ETS से बनता है? नहीं सर। आपको मालूम है कि एक घटना और भी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जो कि क्रेब्स साइकिल में होती है, ग्लाइकोलाइसिस में होती है। तो क्रेब्स साइकिल में आपको 2 GTP मॉलिक्यूल बनते हैं और आपके 4 ATP बनते हैं, किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन 2 इस्तेमाल होता है। अगर हम 2 नेट गेन भी माने तो 2 वहाँ 2 यहाँ, ये कैसे बने? SLP से बने, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसका मतलब सारे के सारे जो ATP बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो ETS से नहीं बनते। ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑल ATP आर नॉट प्रोड्यूस थ्रू ETS। क्यों ऐसा है? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ATP और क्रेब्स साइकिल में GTP जो होते हैं, ये किससे? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बनते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज फोर्थ आंसर। ठीक है, तो ये बात समझिए। अब आप कहोगे सर आप बोल रहे हो 38 केवल ATP की, और यहाँ GTP लिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, जो NCERT ने लिखा है मैंने उसी रेफरेंस से क्वेश्चन बनाया है। NCERT जब लिखती है 38 ATP, तो इस 38 ATP में 2 GTP ऑलरेडी इंक्लूड होता है। ठीक, कहीं ऐसा लिखा नहीं मिलेगा कि 36 ATP और 2 GTP, क्योंकि ये दोनों के दोनों अल्टीमेटली एनर्जी के सोर्स हैं। भाई आप कहते हैं रेस्पिरेशन में एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल बनते हैं,
जब बुक में ही ऐसा लिखा 38 ATP और इस 38 ATP में 2 GTP इंक्लूड होता, कहीं अलग से सेंटेंस नहीं लिखा है, इसीलिए एंड क्रेब्स साइकिल GTP आर आल्सो प्रोड्यूस हमने अलग से लिखा है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, दैट इज फोर्थ आंसर। लिखा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स इन द इलॉन्गेशन फेज ऑफ ग्रोथ। आपको मालूम है कि जब प्लांट में प्लांट ग्रोथ होती है तो उसके 3 फेज निकल के आते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक, ठीक, दूसरा इलॉन्गेशन और तीसरा मैचुरेशन, ठीक, इलॉन्गेशन मैचुरेशन, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक। तो कहते हैं इन सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। इसमें बहुत तेज से साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, सेल बहुत तेज डिवाइड करती है। इसमें क्या होता है, वैक्यूलेशन बढ़ता है, ठीक, और सेल भाई लंबाई में बढ़ेगी, ठीक, और इसमें नए नए सेल वॉल बहुत, क्योंकि जब सेल अभी सेल डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल बढ़ा रही थी और अब क्या हो रहा है कि जब सेल इलोंगेट कर रही है तो वहाँ पे सेल वॉल का डिपोजिशन होता है और मैचुरेशन में आपको पता है कि चीज़ें परमानेंट होने लगती हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक का असर उतना कम हो जाएगा। ये भी तीनों कैरेक्टर आपकी बुक में लिखे हैं, दैट इज़ फोर्थ आंसर। अब देखिए इथाइलिन एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी है और इनहिबिटर में, लेकिन इसका लार्जली जो इफेक्ट होता है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, इसीलिए इसे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में ही जाना जाता है, ठीक। इथाइल सिंपल गैसेस पीएचआर है और इसका जो कमर्शियल नाम है वो क्या, इथेफोन, ठीक। लिखा इट इज सिंथेसाइज्ड लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट, बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रूट राइपनिंग से काम था। और मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड ए सोर्स ऑफ इथाइन, बिल्कुल सही है। लेकिन सर मैंगो में ये फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है सर, इनहिबिट नहीं करता है, ठीक। और पाइनएप्पल में फ्लावरिंग प्रमोट करता है, याद रखिएगा, दैट इज फोर्थ आंसर, यही गलत है। अब देखिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बोथ इंट्रिंसिक एंड, अब सर ये चीज़ क्या है, इंट्रिंसिक का मतलब इसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन। आपको पता है कि जैसा जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा प्लांट की लंबाई चौड़ाई उसका यील्डिंग उसी हिसाब से होगी। दूसरा उसमें उसके हार्मोन दैट इज पीजीआर कैसे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑफ जेनेटिक कंपोज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में तो आपको पता है लाइट है, टेम्परेचर है, ग्रेविटी है, वाटर स्टेटस है, ऑक्सीजन कंटेंट है, ये सारी चीज़ जो नेचर में सराउंडिंग है एबायोटिक में, ये सब की सब है, मतलब ये दोनों चीज़ें पौधे के ग्रोथ के कंट्रोल करती हैं, डेवलपमेंट को, सही है। और सर इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक जो फैक्टर हो क्या है, केमिकल सब्सटेंस लाइक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बिल्कुल सही है सर, ये दोनों सही है, फोर्थ आंसर। अब लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड में भी फाउंड, आपको मालूम था कि जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे थे, ग्लाइकोलिसिस, तो उसका इन प्रोडक्ट था पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन था, इसके कई फेट थे, कई चीज़ें। अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में गया तो भाई ये एसिटिल कोएंजाइम बनाएगा, किस रिएक्शन की, लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडी कार्बोक्सिलेशन। अगर ये फर्मेंटेशन में चला जाए तो भाई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बना लेगा, लैक्टिक एसिड। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बना लेगा, एल्कोहल या इथेनॉल। तो इतने फेट हो सकते हैं सर, लैक्टिक इथेनॉल एसिटिल कोएंजाइम में तीनों बन सकता है, डिपेंड ये करता है कि ये किस रिएक्शन में गई है, ठीक, फोर्थ आंसर। आपको मालूम है कि रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलिसिस में और आपके ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन में, क्रेब्स साइकिल में सब में कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड में कार्बन की संख्या अलग अलग होती है, तो उसी बात पे एक क्वेश्चन है और आपको पहचानना है कि कौन सा कार्बन नंबर कितना है। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन मैंने अभी बताया, फ्यूमेरिक एसिड में 4, सिट्रिक एसिड में 6, एसिटिल कोएंजाइम में 2, मैलिक में 4 और इसमें 5, ठीक। सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन, अल्फा कीटो 5 कार्बन और इसमें 6 कार्बन। ध्यान से देखिए सभी के सभी बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दैट इज़ फोर्थ आंसर। भूल से भी पहला आंसर टिक करके मत आइएगा, हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ने की हैबिट डालें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पहला ही सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, फोर्थ आंसर। अब देखिए अभी मैंने बताया था कि प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल होते हैं, प्लास्टिसिटी में हेट्रोफिलिस का एक उदाहरण है और ये बताता है कि अलग अलग फेज ऑफ लाइफ पर हैबिटेट में शेप ऑफ लीफ बदलती है, हेट्रोफिली बदलती है। उसी भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये जुवेनाइल फेज प्लांट में सही है, ये एडल्ट में सही है, लेकिन सर ये एक्वेटिक हैबिटेट का दिया, आप अपनी बुक में डायग्राम देखिए, ये एक्वेटिक हैबिटेट में, यही गलत है, आपसे गलत पूछा गया है, थर्ड आंसर। अब देखिए अभी मैंने बताया कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, दैट इज ए फर्स्ट, इथेनॉल में 2 कार्बन, बी थर्ड, फ्यूमेरिक एसिड में 4 कार्बन, सी फोर्थ, ग्लूकोज में चूँकि हेक्सोज है, फ्रक्टोज होता तो भी 6 कार्बन होता, ठीक। तो ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी सेकेंड, फर्स्ट आंसर। तो फिर से देखते हैं, मैंने आपको बताया
कि भाई लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होता है A फर्स्ट, इथेनॉल में 2 कार्बन B थर्ड, फ्यूमेरिक एसिड में 4 कार्बन C फोर्थ और ग्लूकोज में 6 कार्बन D सेकेंड। फर्स्ट आंसर। अब देखिए मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है वो नेचुरल भी होता है, नेचुरल, सिंथेटिक, ठीक। और सिंथेटिक में कौन कौन सा होता है, NaA2,4D, और नेचुरल में होता है IBA, IAA, और ये होता है इंडोल डेरिवेटिव, ठीक है। एक टाइप होते हैं जैसे आपको पता है कैटोनॉइड्स, कैप्सिसिक एसिड, टर्पीन्स में जिबरेलिक एसिड, काइनेटिक या प्यूरिन डेरिवेटिव कौन से होंगे, साइटोकाइनिन। तो वैसे इंडोल डेरिवेटिव होता है ऑक्सीजन। तो ये नेचुरल हो गया, सिंथेटिक कुछ नहीं सर। IBA नेचुरल ऑक्सीजन, Na सिंथेटिक ऑक्सीजन, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड और HS कजिन जो थे इथाइलिन के डिस्कशन थे, और साइटोकाइन ओवरकम अभी मैंने बताया कि एपिकल डोमिनेंस ऑक्सीजन की वजह से, और ये ओवरकम किससे होगा, साइटोकाइन की वजह से। तो भाई A फर्स्ट, B सेकेंड, C थर्ड, D फोर्थ। फिर से देख लेते हैं, IBA नेचुरल ऑक्सीजन A फर्स्ट, NaA सिंथेटिक ऑक्सीजन, B सेकेंड, HS कजिन इथिलीन, और साइटोकाइन ओवरकम एपिकल A फर्स्ट, B सेकेंड, C थर्ड, D फोर्थ। थर्ड आंसर। अब देखिए, सेट द करेक्ट मैच, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। तो ये ऑक्सीजन का काम ये होता है कि जो अभी इमेच्योर पत्तियां या जो अर्ली स्टेज में है उन्हें प्रिवेंट करेगा, और अगर जब वो पत्तियां बूढ़ी हो जाती हैं या फल पक जाता है तो उसे प्रिवेंट करेगा सीजन के लिए, ठीक। तो भाई ये ऑक्सीजन का काम है, दैट इज A सेकेंड। तो A सेकेंड तो हमारा मिल गया। इम्प्रूव द शेप ऑफ एप्पल, जिब्रेलिन, ये आपकी बुक में फंक्शन दिया हुआ, B थर्ड। रेस्पार्टी क्लाइमेटिक का मतलब क्या होता है कि जब फ्रूट बहुत आपका मैच्योर हो जाता है, मतलब पकने लगता है राइपन में, तो वहाँ पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो रेस्पार्टी क्लाइमेटिक का मतलब कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन अपने क्लाइमेक्स पर, अपने चरम सीमा पर है ये चीज़, और ये काम करता है इथाइलिन, दैट इज C फर्स्ट, ठीक। और हेल्प सीड्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन। अब आपको पता है कि ABA एक स्ट्रेस हार्मोन है, और सर स्ट्रेस हार्मोन कैसे है, जब पानी की कमी होती है पौधे के पास तो स्टोमेटा क्लोजिन को फेवर करता है, जिससे ट्रांसपेशन से वाटर लॉस रुकता है, ठीक। तो हेल्प सीड्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन, ये सीड को सूखने से बचाता है, D फोर्थ। सेकेंड। अब देखिए इस चैप्टर में आपको जितने हार्मोन दिए हुए हैं, आपको केवल ये पढ़ना कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, उसकी मैकेनिज्म डिटेल में नहीं आपके कोर्स में, ठीक है। आपको केवल एक पार्टिकुलर फंक्शन है, ये काम ये करता है, ये काम ये करता है, यही याद रखना है, ये नहीं कि वो कैसे करता है, कैसे पौधे में इफेक्ट आता है। तो मैकेनिज्म डिटेल में आपके कोर्स में नहीं, आपको केवल फंक्शन याद करना है, ठीक है भाई। तो फिर से देखते हैं, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, क्या हो गया, ऑक्सीजन A सेकेंड। और इम्प्रूव द शेप ऑफ एप्पल, तो जिब्रेलिन B थर्ड, और रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक C फर्स्ट, और हेल्प सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन D फोर्थ। सेकेंड आंसर। अब देखिए, अब सर जी ये चीज़ क्या है, P50। आपकी बुक में डायग्राम कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ऐसे सिग्मोइड कर्व बना है, और यहाँ ये पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या लिखा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। अब सर P50 क्या है, तो P50 का मतलब ये आपका मैक्सिमम सैचुरेशन था, और ये रहा 50%, ठीक। तो अब ये रहा 50% हीमोग्लोबिन। तो ध्यान से देखिए, कहते हैं ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिस पे हीमोग्लोबिन 50% ऑक्सीजन से बाइंड करती है, मतलब सैचुरेट हो जाती है। तो जो ये P50 लिखा है, P50 ये पार्शियल प्रेशर है, और ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, और 50 का मतलब ये 50% सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का। ये बात समझिए। तो ये क्या लिखा है, P का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और 50 है 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। अब ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूँ ये P50 है अगर, तो ये कोऑर्डिनेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का है। इसीलिए मैंने कहा कि ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिस पर हीमोग्लोबिन अपने पूरे का 50% ऑक्सीजन से बाइंड कर जाती है, सैचुरेट कर जाती है, वो होता है। और ये रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑक्सीजन, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए ये हीमोग्लोबिन है और ये ऑक्सीजन मान लीजिए है, ये जितनी इनकी एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही कम प्रेशर पे आपका P50 आ जाएगा। मतलब ज़्यादा, आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का बाइंड करना किस बात पे डिपेंड करता है, मेनली प्राइमरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर कम प्रेशर पर आसानी से ये जुड़ रहे हैं, मतलब सैचुरेशन जल्दी आएगा। तो अगर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या ज़्यादा है तो ये P50 का, ये जो P50 इधर आएगा,
और अगर मान कम है तो ये और शिफ्ट होगा, तो इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज सेकेंड आंसर। तो इस बात को समझिए कि P50 में ये 50 क्या है, हीमोग्लोबिन की 50%, और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। समझ गए? तो होना क्या, अब फिर से तुम्हें देखते हैं। मैं कह रहा हूँ जितना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से सेचुरेट करने के लिए, तो ये कोऑर्डिनेट्स, ये जो P50 है बहुत आगे जाएगा, और कम प्रेशर पे अगर आ जाएगा तो ये P50 पीछे आएगा सेचुरेशन पे, इस कोऑर्डिनेट पे। सेकेंड आंसर। अब देखिए विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ट्रैकिया इज स्टेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, ये आपकी लिखी है भाई। ठीक, क्यों? क्योंकि T5 थोरेसिक की T5 पे ट्रैकिया बाइफर्केट हो जाती है। अब लिखा सर ये प्लेयर फ्लूइड क्या चीज़ है? आपको मालूम है कि ये आपका लंग्स है, ठीक, 2 लंग्स हैं, और इस लंग्स में देखिए एक आपकी ये डबल लेयर्ड होती है। ये जो लेयर है ये है प्ल्यूरा, प्लूरल या प्लूरल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, और इन दोनों प्लूरा के बीच में ये फ्लूइड ऐसे भरा रहता है। ठीक, यहाँ भरा रहता है ऐसे फ्लूइड। तो अब प्लूरल फ्लूइड है क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ, बिटवीन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच भरा हुआ फ्लूइड, मतलब इन 2 लंग्स के बीच फ्लूइड नहीं है। बात को समझिए, इन 2 मेम्ब्रेन के बीच है, इसलिए गलत है भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपके लंग्स बना, फेफड़ा बना है, 2 लंग्स के बीच नहीं है, इन 2 आउटर और इनर प्लेयर के बीच भरा हो, ताकि इसे जर्किंग से, शॉक प्रिवेंशन से बचाता है। अब देखिए थोरेसिक चैम्बर किससे बनेगा? डॉर्सली थोरेसिक वर्टिब्री से। इतना तो आपको पता ही गलत है। और आपको पता है कि डायरेक्टली अपने पल्मोनरी वॉल्यूम को या लंग्स के वॉल्यूम को घटा बढ़ा नहीं सकते। हमारे अंदर कुछ इस तरह के सेटअप्स हैं डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की हेल्प से कि हम ग्रेडियंट डेवलप करते हैं। जब इंस्पायरेशन करना होता है तो अंदर का वॉल्यूम घटता है, तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर घटता, ताकि बाहर से हवा अंदर आती है। और जब बाहर निकालना होता है तो आपके चीज़ें, डायफ्राम रिलैक्स होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल रिलैक्स होता है, जिससे वॉल्यूम अंदर का कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, जिससे बाहर हवा जाती है। बात को समझिए। तो हम अपनी इच्छा से डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं घटा बढ़ा सकते। हमने ऐसे सेटअप तैयार कर रखे हैं हमारे शरीर में जैसे ऐसा होता है। तो भाई यही सही है, केवल ओनली डी। तो लेकिन आपसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट। तो ABC है भाई, ध्यान रखिएगा। आपसे करेक्ट पूछा गया ABC, तो आपका आ गया 4th आंसर। तो प्यारे बच्चों, यहीं से आपका ये सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर साइलेंस सर ने बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया। मैंने जिस उद्देश्य से पेपर बनाया, मुझे लगता है कि बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी बता दी अपने सेशन में जो अब तक शायद मैं भी नहीं जानना था। उनके बताए गए बातों से, उनके इस सेशन से मैंने सीखा। उनके सीखी हुई बात से अगले पेपर में, आने वाले पेपर में आपको नए सवाल मिलेंगे। थैंक यू अली सर, साइलेंस सर। अब एक सबसे बड़ी समस्या बच्चों आपके सामने आएगी, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, कभी नंबर घटेगा, कभी नंबर बढ़ेगा। एक बड़ी प्रॉब्लम, रैंक ऊपर नीचे जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टेस्ट में और इंक्लूड होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अभी दिवाली पर, दिसंबर में पीक पर आएगा टेस्ट। तो बात को समझिए, अब बच्चे तैयारी कर वाले बढ़ रहे हैं, टेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं, तो नंबर घटेगा, बढ़ेगा, रैंक घटेगी, बढ़ेगी, बड़ी समस्या होगी। तो सर करें क्या? ये बड़ी समस्या। सर पहले हमारी रैंक ज़्यादा आती थी, अब कम क्यों? रैंक इसलिए ज़्यादा आती थी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लीकेंट कम थे। जब बच्चे कम रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप ही के नंबर ज़्यादा होंगे, बच्चे बढ़ेंगे तो रैंक घटेगी। क्योंकि आपको ओवरऑल 25 लाख बच्चों में अपने आप को साबित करना है कि आपकी तैयारी कितनी है। आपको 25-50 बच्चों में नहीं साबित करना। बात को समझिए, ठीक है? तो एक बात समझ लीजिए कि ये जो समस्या है ये सभी के साथ है। ये घट रहा नंबर, बढ़ रहा नंबर। इसलिए कुल मिलाकर के जो सवाल इस पेपर में गलत हुआ है वो अगले पेपर में नहीं गलत होने देना। एक लक्ष्य ये होना चाहिए। और बायो का पेपर आपके 24 घंटे में, उस दिन सोने से पहले विदाउट डाउट आपका वो पेपर पूरा हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि सर 2 दिन बीत गए लेकिन आपका बायो का पेपर नहीं पूरा हुआ है, अभी भी आप डिस्कस कर रहे हैं अपने साथियों से, ये ऐसे कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बात को समझिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।